हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। देखो भाई साहब, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, दूसरा होता है आपका पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में। यानी कि सबसे पहले देखेंगे आपका जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो टेक्निक्स होती है किस प्रकार से लैब में परफॉर्म कराई जाती है, क्या प्रिंसिपल होता है, प्रोसीजर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट वहां पर हमको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में यानी कि आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखो भाई साहब, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस यानी कि ये जो इलेक्ट्रोफोर्सेस आपका चल रहा है, इसकी आपकी तीसरी क्लास है आज। इससे पहले दो क्लास में आपकी ऑलरेडी करवा चुका हूं, जहां पर पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है वो क्या होता है। वहां पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफोर्सेस एक ऐसी टेक्निक्स होती है जहां पर हम किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स होती है इलेक्ट्रोफोर्सेस। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है। वहां पर जो पेपर यूज हो रहा था एज ए सपोर्टिव मैट्रिक्स की तरह यूज हो रहा था, यानी कि सपोर्टिव मीडिया आपको प्रोवाइड करा रहा था। सपोर्टिव मीडिया या फिर मैट्रिक्स क्या होता है कि जहां पर आपका सैंपल लोड किया जाता है, जहां पर आपके सैंपल का एक्चुअल में माइग्रेशन हो रहा होता है, उसको बोलते हैं आपका सपोर्टिव मैट्रिक्स या फिर सपोर्टिव मीडिया। तो चल जाइए स्टार्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के से। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, जैसे कि इसका नाम बता रहा है जेल, यहाँ पर आप यूज करते हो जेल का, और जो जेल यूज कर रहे हो यहाँ पर एज ए सपोर्टिव मीडिया, यानी कि आप सपोर्टिव मैट्रिक्स की तरह जेल को यहाँ पर यूज कर रहे हो। अब जेल की काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जेल जो होता है आपका, ये नेचर में सेमी सॉलिड होता है। ना तो ये पूरी तरीके से सॉलिड होता है, ना ही ये पूरी तरीके से लिक्विड होता है। ये आपका सेमी सॉलिड होता है, यानी कि अगर ये आपका मान लो ये आपका क्या है, ये आपका जेल है, तो यहाँ पर आपको पोर्स नजर आएंगे। यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको पोर्स नजर आएंगे, एंड इन पोर्स के थ्रू ही आपका कोई सा भी सैंपल हो, वो सैंपल माइग्रेट करेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। बेसिकली यहाँ पर अपोजिट चार्ज काम आते हैं, याद रख लेना। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, यानी कि अपोजिट चार्ज माइग्रेशन यहाँ पर होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से कि आपका क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस इज ए सिंपल रैपिड सेंसिटिव एनालिटिकल टूल्स फॉर द सेपरेटिंग चार्ज मॉलिक्यूल। यानी कि जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जहां पर आप किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो सकता है कि मॉलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज हो सकता है कि मॉलिक्यूल पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। देखो इसके बाद है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज मॉलिक्यूल्स माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड बियरिंग द अपोजिट चार्ज। यहाँ पर देखो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर याद रखो, अगर मॉलिक्यूल्स आपका निगेटिव चार्ज का है तो वो आपको पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब एनोड की तरफ जाएगा, आपका कहां पर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। और अगर आपका जो सैंपल है पॉजिटिव चार्ज का हुआ है तो वो आपका निगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, यानी कि जिसपे आपका निगेटिव चार्ज हो, जिसको हम बोलते हैं गाइज आपका कैथोड। तो जो कैथोड होता है वो क्या होता है गाइज आपका, कैथोड होता है आपका निगेटिव। और ये जो आपका पॉजिटिव होता है, ऐसे आयन को हम बोलते हैं कैटायन। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। यानी कि जो कैटायन मॉलिक्यूल्स होते हैं वे कैथोड की तरफ जाते हैं, एंड यहाँ पर जो निगेटिव है इसको बोलते हैं हम आपके अनायन। जो आपके अनायन मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आपके एनोड की तरफ जाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये माइग्रेशन आपको याद रखना है। ओवरऑल इलेक्ट्रोफोर्सेस में चाहे हम कोई सी भी इलेक्ट्रोफोर्सेस देखें, आगे हम पढ़ेंगे 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होती है, पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होती है, काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफोर्सेस पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपका सेम ही होने वाला है, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर देखो मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर बात की गई है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी स्पेसिफिकली जो आपका आरएनए होता है निगेटिव चार्ज रखता है, डीएनए भी आपका निगेटिव चार्ज रखता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स कैरी ए नेट चार्ज एट एनी पीएच,
यानी कि कोई एक ऐसा पीएच होता है जहां पर इनके ऊपर कोई सा ना कोई सा चार्ज होता है एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। चूंकि आपका आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट को बोल देते हैं जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल्स पर जो चार्ज होता है वो आपका न्यूट्रल फेज में होता है। वो किस फेज में होता है, न्यूट्रल फेज में होता है। यानी कि इस न्यूट्रल फेज को छोड़ करके पी आई जहां पर आपका आ जाता है, इस फेज को छोड़ करके अगर इसके अलावा चाहे एसिडिक नेचर हो चाहे बेसिक नेचर हो, आपको किसी ना किसी मॉलिक्यूल पे कोई ना कोई चार्ज देखने को जरूर मिल जाएगा। These charged biomolecules have different electrophoretic mobility, और इनके कारण यहाँ पर क्या होता है कि वो चार्ज आपका हाई अमाउंट में हो, यानी कि अगर हाईली एसिडिक हुआ, हाईली एसिडिक का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और अगर हाईली बेसिक हुआ यानी कि आपका हाईली जो है वहां पर निगेटिव चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी चार्ज के पेस पर जो मोबिलिटी होती है, यानी कि जो गति होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है ड्यू टू देयर डिफरेंस इन चार्ज एंड शेप एंड साइज। यहाँ पर देखो चार्ज तो एक बात है ही, इसके अलावा आप शेप भी देख रहे हो कि किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का शेप किस प्रकार का है, ठीक है ना। वो आपके पोरस में से होकर के माइग्रेट यानी कि ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका साइज कितना कैसा है, साइज ज्यादा है या फिर कम है, उस चीज को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखो इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल सर्व एज ए पोरस मैट्रिक्स एंड बिहेव लाइक ए मोलिकुलर शिप्स। यानी कि जो जेल्स यहाँ पर होता है वो एक प्रकार से पोरस मैट्रिक्स की तरह काम करता है। सपोर्टिव मीडिया तो है ही आपका, लेकिन वो आपका एक प्रकार से पोरस मैट्रिक्स की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। टिपिकली ये जेल मैट्रिक्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस। जो आपका जेल होता है, अब ये मत समझो कि ये आपको भाई साहब पोर प्रोवाइड करा रहा है, ये और कुछ प्रोवाइड नहीं करवाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर आप अपना सैंपल रख रहे हो, इस जगह पर आपने सैंपल रखा, जब ये सैंपल इधर की तरफ माइग्रेट करेगा, जब इधर की तरफ माइग्रेट कर रहा है, तो जो जेल इसके अंदर है, जो जेल इसके अंदर है, इसकी गति को रोक कर रख रहा है, रेसिस्ट करके रख रहा है, ठीक है ना। अगर ये जेल ना होता, यहाँ पर कोई लिक्विड होता, तो ये मान लो 1 सेकंड में ही आपका जो है दूसरे एंड पे पहुंच जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जेल होने के बावजूद, यहाँ पर जेल है तो इसको पहुंचने के लिए अब आपका 1 आवर लग रहा है। यानी कि जो जेल है, जो सपोर्टिव मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, इस बात को याद रखो। यानी कि माइग्रेट को रोक के रखने का काम कर रहा है। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज टू मेक जेल। अब यहाँ पर क्या है कि हम अपने बायोलॉजिकल जितने भी मटेरियल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिकली 2 जेल का यूज करते हैं। एक होता है आपका एग्रोस जेल, एक होता है क्या, एग्रोस जेल, दूसरा होता है आपका पॉली एक्राइल एमाइड जेल। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, दोनों किस किस चीज के लिए यूज करे जाते हैं। अगर एक चीज आपका आरएनए या फिर डीएनए के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका यूज हम प्रोटीन के लिए क्यों नहीं कर सकते, या फिर अगर दूसरे का यूज हम प्रोटीन के लिए कर रहे हैं तो आपका जो दूसरा है उसका यूज हम डीएनए या फिर आरएनए के लिए क्यों नहीं कर सकते, सारी बात करेंगे हम। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रोज का। सबसे पहले आप एग्रोज को समझो कि आपका एग्रोज होता क्या है। आई होप आपको थोड़ा बहुत पता हो, बट गाइस अगर नहीं भी पता तो चलिए आइए अब आपको पता लग जाएगा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपका एग्रोज क्या होता है। एग्रोज इज ए नेचुरल कोलाइडल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड्स। यानी कि जो आपको एग्रोज मिलता है ये आपका एक प्रोडक्ट होता है सीवीड्स का। ये आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इनर्ट होता है किसी भी सैंपल से। याद रखो आपका एग्रोज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा चाहे कोई सा भी चार्ज मॉलिक्यूल है उससे ये आपका जो है किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता। यानी कि ये आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कैसा होता है, इनर्ट होता है, ठीक है ना। स्पेशली रेड एल्गी, यहाँ पर जो आपकी सीवीड्स होती है ये आपकी रेड एल्गी होती है, जिनको बोलते हैं गैलिडियम स्पेसीज एंड ग्रेसिलेरिया स्पेसीज। ये आपकी 2 स्पेसीज होती है जहां पर आपको गाइड एग्रोज प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जहां से आपको एग्रोज मिलता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसके बाद देखो इट इज ए लीनियर पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ बेसिक रिपीटेटेड यूनिट एग्रोबायोज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एग्रोज होता है ये आपकी 2 बेसिक यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनको हम कंबाइनली क्या बोल रहे हैं, एग्रोबायोज बोल रहे हैं। वे 2 आपकी यूनिट कौन कौन सी होती है, एक होती है गाइज आपकी गैलेक्टोज, दूसरी होती है आपकी 3,6 एनहाइड्रोगैलेक्टोज। याद रख लेना ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है। तो जो आपका एग्रोज होता है उसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो एक होता है आपका गैलेक्टोज एंड सेकंड होता है आपका 3,6 एनहाइड्रो
गैलेक्टोज। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये आपका डी गैलेक्टोज है एंड ये है आपका 36 एनहाइड्रो गैलेक्टोज, ठीक है ना। और ये गाइज आपस में जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है ना। ये आपसे भी पूछा जा चुका है, तो इस बात को आपको याद रख लेना। ये आपका था एग्रोबायोज। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एग्रोज जेल होता है, एग्रोज जेल हैव ए रिलेटिवली लार्ज पोर साइज। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूं पॉलीएक्राइल एमाइड से, अगर मैं कंपेयर करूं पॉलीएक्राइलामाइड से, तो यहाँ पर उसके कंपेयर में ये आपका लार्ज पोर साइज रखता है। यानी कि जब आप अपने जेल को प्रिपेयर करते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने जेल को प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि एग्रोज, यानी कि जो आप एग्रोबायोज बनाओगे उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करोगे। तो देखो भाई साहब, आपका जो ये एग्रोज होता है, यहाँ पर आपको जो पोर साइज होता है, पोर साइज आपको लार्ज मिलता है कंपेयर टू पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, यानी कि पॉलीएक्राइड के, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आर यूज प्राइमरली टू द सेपरेट लार्जर मोलिक्यूल। इसलिए यहाँ पर देखो लार्ज पोर साइज मिल रहा है, इसी के कारण यहाँ पर जो लार्ज मोलिक्यूल है उनको सेपरेट किया जा रहा है विद ए मोलिक्यूल मास ग्रेटर देन 200 किलो डाल्टन। 200 किलो डाल्टन से जितने भी आपके अब यानी कि ऊपर के मोलिक्यूल रहेंगे, सबको हम पोर यानी कि आपके जो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है आपका सेपरेट कर लेंगे। देखो ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप एक अमाइनो एसिड को लेकर के चलोगे तो जो उसका मोलिकुलर वेट होता है अराउंड जो आपका चैन में होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका जो है वो आपके ग्रुप में होता है, ग्रुप का मैं बता रहा हूँ एवरेज वेट वो होता है आपका 110 यानी कि 110। अगर वहीं पर मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड का आपका अराउंड 650 डाल्टन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वन अमाइनो एसिड का ये आपका 110 डाल्टन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ये एवरेज वेट मैंने आपको बता दिया है। और आपको याद रखना है कि जब हम एग्रोस जेल का यूज कब कर रहे हैं, जब आपका मोलिकुलर वेट मैक्सिमम यानी कि जो आपका 200 किलो बेस पेयर, यहाँ पर किलो डाल्टन है ये, तो 200 किलो डाल्टन से ऊपर हो। यहाँ पर देखो एग्रोज इज ए यूजली यूज्ड एट ए कंसंट्रेशन बिटवीन 1% एंड 3%। यहाँ पर क्या होता है, जो हम एग्रोज का यूज करते हैं, एग्रोज का यूज डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के मतलब आपका जो है कितना लार्ज मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज देखने की कोशिश करो, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो भाई साहब, जो आपका जेल होता है, याद रख लेना, जो जेल कंसंट्रेशन है, जो जेल कंसंट्रेशन है आपका वो जो है बना पोरस इसको बोल लो या फिर पोर्स बोल लो, ठीक है ना। यानी कि जो जेल की कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोरस के। ऐसा क्यों मैंने बोला, तो देखो ऐसा मान लो आपका कोई मीडिया है, ये आपका कोई मीडिया है, यहाँ पर आपने पहले 1% केवल और केवल जेल का यूज किया। 1% जेल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने 1 ग्राम जेल को ऐड करा प्लस 100 ml यहाँ पर आपने अपना बफर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना। आपने अपना बफर सॉल्यूशन ले लिया, तो इसको बोलेंगे हम 1%। अब देखो जब ये 1% में बना, तो यहाँ पर जो पोर साइज होंगे वे आपके बहुत ही ज्यादा छीदे छीदे होंगे, यानी कि दूर दूरी पे होंगे। लेकिन वहीं पर आपने क्या काम किया, जैसे ही जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, जैसे ही आपने जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसको 2% कर दिया, तो यहाँ पर जो पोर का साइज हो जाएगा, जो पोर का साइज हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। वो क्या होने वाला है, यहाँ पर अब छोटा होने वाला है, यानी कि 2% आपका एग्रोस जेल आ गया। तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारे एग्रोज यानी कि एग्रोबायोज देखने को मिलेंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी कंसंट्रेशन है एग्रोस की वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। देखो आपको सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ एग्रोज जेल को आप किस प्रकार से बना सकते हो। नॉर्मली सा क्या काम करो, एक फ्लास्क लो, ठीक है ना, एक फ्लास्क ले लो आप आराम से। उस फ्लास्क में आपको जितनी भी कंसंट्रेशन का अपना एग्रोज बनाना है। अब देखो ये कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक चार्ट भी आपके लिए रख रखा है। ये कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि आप किस साइज का यानी कि किस साइज का अपने मॉलिक्यूल्स सेपरेट कर रहे हो। स्पेसिफिकली जो आपका एग्रोस जेल होता है, याद रख लेना, वो आपके डीएनए आरएनए के लिए स्पेशली होता है, या फिर जो हैवियर मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स होती है उनके लिए होता है। तो स्पेशली जो आपका एग्रोस जेल है वो आपका यूज होता है डीएनए के लिए, ठीक है ना, डीएनए एंड आरएनए के लिए। यहाँ पर देखो अगर आप यूज कर रहे हो 0.5%, 0.5%, तो यहाँ पर आप 2 से लेकर के 30 केवी तक, यानी कि केवी मतलब किलो बेस पेयर के जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, आपका जो साइज है
जो आपका साइज है गाइज, वो साइज आपका यहाँ पर घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। वो साइज आपका यहाँ पर घटता हुआ चला जाएगा, इस बात को याद रख लेना। यहाँ पर देखो आप जो है जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका सैंपल है, सैंपल का साइज यहाँ पर मतलब जो पोर्स है, पोर्स का साइज आपका कम होता चला जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना है, बस यही चीज मैंने आपको बतानी थी। यहाँ पर देखो मैं आपको बता रहा था कि एग्रोस जेल आप किस प्रकार से अपने लैब में प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो आपने जो है 1 ग्राम आपने एग्रोस जेल लिया, आपको 1 ग्राम यानी कि 1% का एग्रोस जेल बनाना था। अब इसको क्या काम करोगे, या तो इसको अगर आपको इस एग्रोस जेल के लिए यूज करना है, और एग्रोस जेल में हम क्या काम करते हैं, जो हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, यानी कि आगे आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलेगा, तो यहाँ पर हम बफर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम बफर का यूज करते हैं। इस बफर का यूज क्यों करते हैं, तो आगे बताने वाला हूं। मान लो यहाँ पर आपने 100 ml बफर ले लिया। ये बफर कौन सा होता है, स्पेशली आपका या तो टीवी, या तो आपका टीवी बफर होता है, या फिर आपका टीएई बफर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है आगे ही बताने वाला हूँ। यहाँ पर मान लो आपने 1 ग्राम आपके पास क्या था, आपके पास एग्रोस था, ठीक है, यानी कि एग्रोस था। इसके बाद आपने क्या काम किया, 100 ml आपने अपना बफर ले लिया, उसको डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद यानी कि इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने हॉट प्लेट पर रख दिया, या फिर आप माइक्रोवेव पे रख सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर के हमको ये थोड़ा हीट करना है। ऐसा नहीं कि इसको खोलाना है, इसको उबालना है, इसको बॉईल करना है, ऐसा नहीं करना। आपको अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब तक हीट करना है, जब तक इसमें मिला हुआ यानी कि इस बफर में मिला हुआ ये एग्रोस जेल जो है, ये जो एग्रोस है पूरी तरीके से डिजोल्व ना हो जाए। यानी कि आपको जब जब उस बफर में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि जब ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, जब समझ लेना कि आपका जो है एग्रोस जो है अच्छी तरीके से बफर में मिल चुका है। अब आप क्या काम करोगे, अब आप इसको हॉट प्लेट पर से उतारोगे, यानी कि आपने अगर हॉट प्लेट पर रखा तो हॉट प्लेट पे, या फिर आपने अगर माइक्रोवेव में रखा हो तो माइक्रोवेव से निकालोगे, उसको ठंडा होने दोगे। ठंडा कितना होने दोगे, अराउंड आपको 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने दोगे इसको। फिर इसके बाद क्या काम करोगे, आपकी जो है जो जेल इलेक्ट्रिक आपकी प्लेट आती है उस पर आप पोर कर लोगे। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार की आपकी जेल इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, वो चीज भी आप देखने की कोशिश करो। तो ये आपका एग्रोज बन करके तैयार हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है परसेंटेज में रहता है अकॉर्डिंग योर सैंपल, कि आप कितना या तो हैवी सैंपल यानी कि लार्ज सैंपल को आइसोलेट कर रहे हो, या फिर आप जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के सैंपल को आइसोलेट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है वेरी करता है। एग्रोस जेल आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोइक एसिड। याद रख लेना यहाँ पर जो आपका प्रोटीन है इसका जो मोलिकुलर वेट है काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने छोटे अमाउंट की जो है प्रोटीन उठाई एंड उसको सेपरेट करने के चक्कर में आपने जो है अपना सैंपल ही तैयार खराब कर लिया, और आपने जो पैसा लगाया था वो पैसा भी बर्बाद कर लिया। तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पर आपका एग्रोस जेल यूज होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, आपका आरएनए होता है एंड देन आपका डीएनए होता है, ठीक है ना। आरएनए एंड आपका डीएनए होता है, जहां पर आप जो है आरएनए एंड डीएनए को सेपरेट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द पोर्स ऑफ द एग्रोस जेल आर लार्ज। एग्रोस जेल जो आपका एग्रोस होता है, एग्रोस इज यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज न्यूक्लिक एसिड, लार्ज प्रोटीन एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो आप प्रोटीन का यूज, अगर आप प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हो तो वो प्रोटीन आपकी लार्ज होनी चाहिए, एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी कि आपकी काफी सारी 6-7 प्रोटीन एक साथ मिक्सअप में होनी चाहिए, तो आप उनको जो है आसानी से आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अभी तक आपने पढ़ा जो, देखो वहां पर मैंने पॉलीएक्राइल एमाइड जेल छोड़ दिया ना, तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको जो है एसडीएस पेज या फिर आपको पॉलीएक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगा कि वो आपका कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, तभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपका क्या होता है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं, जिसके कारण इसको बोल दिया गया है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने आपको बता दिया कि कहां से यूज होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए मेथड टू सेपरेट डीएनए और आरएनए मोलिकुलर बाय साइज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई साहब, अब इन्होंने यहाँ पर केवल और केवल साइज का नाम लिया, ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पर देखो जो आपका डीएनए होता है उस पर भी निगेटिव चार्ज, आरएनए होता है उस पर भी निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपका चार्ज तो सिमिलर है, चार्ज तो आपका सिमिलर है, बचता क्या है, साइज बचता है। यानी कि आपका जो सैंपल है हो सकता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट पड़े हो, कोई आपका 200 केबी का हो, कोई 2K केबी का हो, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेपरेट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर साइज मैटर करता है, याद रख लेना, यहाँ पर आपका जो है साइज मैटर करता है कि मोटा पतला कितना है। चलिए आइए दोबारा देखो कि दिस इज अचीव्ड बाय द मूविंग निगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू एन एग्रोस मैट्रिक्स विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका निगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड होता है वो आपका एग्रोस मैट्रिक्स पे रन होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू आपका रन होता है, यानी कि सेपरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। शॉर्टर मॉलिक्यूल मूव फास्टर, जो आपके शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आपके मूव कर जाते हैं फास्टर एंड लार्जर एंड लॉन्गर वंस, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो है लॉन्गर्स की बारी आती है, यानी कि जिसका साइज जितना छोटा वो उतना ज्यादा आपका रन में, यानी कि अगर कहीं रनिंग हो रही है तो आपके वो रनिंग में जीत जाएगा, यानी कि जितने छोटे साइज का रहेगा वो उतने ज्यादा आपका आगे जाने वाला है। Powerful separation method frequently used to analyze DNA fragments generate by the restriction enzyme। यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी आप आरडीटी पढ़ते हो, यानी कि आप जब आरडीटी पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो अलग अलग जीनोम सीक्वेंस आपको मिलते हैं, तो उनको सेपरेट आउट करके उनकी स्टडी करना आपका जो है ये काम होता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। चूंकि हमारे जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लो आपका कोई मिक्सचर है, या आपका कोई एक मिक्सचर है डीएनए का, अब यहाँ पर आपके डीएनए मिक्सचर पड़ा हुआ है, लेकिन इस डीएनए में आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट है जिनका डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो उनको सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे बात समझ में, कन्वीनियंट एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द लार्ज ऑफ 500 टू 13 के बेस पेयर। यानी कि यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो कि जो आपका डीएनए है अगर वो आपका 500 टू 13 के बेस पेयर का हुआ तो आप उनको आराम से, यानी कि उन फ्रेगमेंट को आप आराम से आइसोलेट्स कर सकते हो। एम्प्लॉय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मूव मॉलिक्यूल थ्रू ए पोरस जेल, जो कि आपका जो है पोरस जेल के थ्रू सेपरेट हो जाता है। किस प्रकार से होता है बात करेंगे। यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी आपकी एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीनरी आपको दिखाई गई है, यहाँ पर क्या क्या होता है वो चीज देखने की आप कोशिश करो, ठीक है ना। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोफोर्सेस के लिए क्या क्या चीज यूज करते हो वो चीज देखने की आप कोशिश करो। यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रोफोर्सेस चैम्बर होता है, इस चैम्बर में एक तो आपका एग्रोस जेल होना चाहिए, जेल कास्टिंग ट्रे होनी चाहिए, यानी कि जहां पर आप अपने जो जेल मैट्रिक्स है उस जेल मैट्रिक्स को रखते हो उसको बोलते हैं जेल कास्टिंग ट्रे। आपके बफर होने चाहिए, बफर कौन कौन से होते हैं यही इंपॉर्टेंट होता है, एंड यही चीज मैं गाइज आपको समझाऊंगा। स्टेनिंग डाई होती है, या तो इस स्टेनिंग डाई को आप जो है पहले ही यूज कर लो, यानी कि जब आप अपने सैंपल को प्रिपेयर करते हो या तो तभी यूज कर लो, या फिर आप जो है जब आपका पूरा की पूरी इलेक्ट्रोफोर्सेस हो जाए उसके बाद यूज कर लो। कब यूज करनी चाहिए, कब अच्छी रहती है, तो वो चीज गाइज मैं आपको बताऊंगा। एक कोम्ब होता है, जो कि कोम्ब यहाँ पर क्या काम करता है, जो आपका जेल है यानी कि जो आपने एग्रोस जेल यूज किया है इसके बीच में होल बनाने का काम करता है एक कोम्ब। कोम्ब मतलब जो आपके घर में कंघा होता है ना, आपका जो है सेम उसी प्रकार का होता है। एक डीएनए लीडर होता है, ये डीएनए मतलब आपका नॉन सीक्वेंस होता है, यानी कि आपका जो है एक नॉन सीक्वेंस डाला जाता है कि कितना आपका जो है डीएनए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट कर रहा है, तो ये आपका नॉन डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि आपको बताता है कि आपका जो है साइज कितनी दूरी तक माइग्रेट करता है। तो ये हमारा पहले से ही बना बनाया आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका सैंपल टू बी सेपरेट, और आपके पास सैंपल होना चाहिए, स्पेसिफिकली आप पीसीआर सैंपल ले सकते हो, ठीक है ना, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन सैंपल ले सकते हो, या फिर अपने आरडीटी का जो एक मिक्सचर सैंपल है जो कि आपका डीएनए हो सकता है उस सैंपल को आप ले सकते हो जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो। अब देखो ऐसा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका साइज के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट करता है, ठीक है ना, ये आपका जो है सेपरेट करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, इक्विपमेंट आपके रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं गाइज आपके कॉम्ब, यानी कि ये कंघा टाइप का होता है जो कि आपका जो हमने जेल बनाते हैं उसमें आपका
होल करने का काम करता है। ये होती है आपकी ट्रे, यानी कि जहां पर आपका जेल रखा जाता है, ये होती है आपकी ट्रे। एंड यहाँ पर आपके गाइज ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये होता है आपका पूरा का पूरा एक कास्टिक ट्रे, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा चैम्बर जहां पर आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस होता है, यानी कि वो आपका रन होगा। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, जो आपका वोल्टेज अप्लाई करते हो, अगर आपका वोल्टेज हाई हुआ तो माइग्रेशन हाई होगा। स्पेसिफिकली जो हम डीएनए के लिए वोल्टेज यूज करते हैं 70 वोल्ट का करते हैं, ठीक है ना, आपका 70 वोल्ट का किया जाता है, जो हम करते हैं अपनी लैब में। चूंकि मैं भी इस प्रोसेस को करता हूं आपका, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। द हायर द वोल्टेज द मोर क्विकली द जेल रन्स, यानी कि अगर आपने 70 वाट से जो है अधिक वोल्टेज प्रोवाइड करवा दिया तो जो सैंपल है वो आपका काफी ज्यादा स्पीड से भागेगा, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड से चलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो है अपना जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ता है 72 याद रख लेना, 72 हम इसको 80 वोल्ट तक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार की हम जो आपका जेल है वो जेल के आपकी कैसी लेयर बना रहे हैं, कितनी लेयर बना रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली जो आपकी ट्रे है वो आपकी कितनी लेंथ की है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है, द बेस्ट सेपरेशन विल अप्लाई वोल्टेज एट नो मोर देन 5 वोल्ट सेंटीमीटर ऑफ जेल, यानी कि यहाँ पर बात की गई है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको जो है दिया गया है, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसके बाद जो आपका कॉम्ब होता है जहां पर आपके वेल्ड बनते हैं, यानी कि मान लो ये आपने जो है प्रिपेयर किया, आपने जो है एक जेल यानी कि जेल की फॉर्म तैयार की, अब इसमें जो है आपको जगह जगह पर छेद करने हैं, वेल बनाने हैं, जहां पर आप अपने सैंपल को अप्लाई करते हो, तो ये बनता है आपके कॉम्ब के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि कॉम्ब आपका क्या काम कर रहा है, आपके जो है सैंपल लोडिंग के लिए आपको प्लेस प्रोवाइड करा रहा है। फिर गाइस आती है यहाँ पर बारी बफर की। अब यहाँ पर जो बफर होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बफर आप कह सकते हो। देखो भाई साहब आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला बफर जो कि आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रनिंग के लिए यूज करोगे। रनिंग के लिए मतलब आप जो है आपने मतलब जब आप अपने इलेक्ट्रोफोर्सेस को रन करवा रहे होंगे तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तब आप क्या काम करोगे कि तब जो आपका जो जो बफर होगा वो स्पेसिफिकली या तो टीवी से बना हुआ होगा या फिर आपका टीए से बना हुआ होगा। टीवी आपका होता है ट्रेस बोरिक एसिड ईडीटीए एंड टीएई क्या होता है ट्रेस एसेटिक एसिड ईडीटीए। यहाँ पर मोर आपका अगर मैं बात करूं कि आपका अच्छे प्रकार से कौन काम करता है, तो जो आपका टीएई होता है ये आपका बहुत अच्छे से काम करता है। यानी कि इनका दोनों का काम क्या होता है, काम सुन लो पहले भाई साहब। जो भी आपके डीएनएज आरएनएज होते हैं, यानी कि जो आपके डीएनए को नष्ट कर सकते हैं, जो आपके डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उस डिग्रेडेशन से बचाता है। जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखता है ये। इसके बाद आपको जो है एक अच्छा सा यानी कि डीएनए को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जहां पर वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो सके, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो सके। तो एक तो आपका रनिंग बफर ये हो गया, एक रनिंग बफर आपका ये हो गया जो आप यूज करते हो। दूसरा जब आप सैंपल प्रिपेयर करते हो, तो अब ऐसा नहीं कि आपने डीएनए उठाया और डायरेक्ट आपने यहाँ पर रख दिया। जब सैंपल प्रिपरेशन भी यहाँ पर बड़े ही सावधानी से करना होता है। इस सैंपल के अंदर मान लो आपकी ये पीसीआर ट्यूब्स है, ठीक है ना, ये आपके पीसीआर ट्यूब्स है जहां पर आपका डीएनए पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो इस सैंपल में हम क्या क्या चीज अप्लाई करते हैं। तो एक तो हम इन्हीं में से कोई सा बफर उठा लेंगे, या तो हम टीवी उठा लेंगे या फिर टीएई उठा लेंगे। मान लो हमने आपका टीएई ले लिया, वो चीज मैंने आपको बता दी है कि हमने क्यों लिया, जो ताकि जो आपका डीएनए है डीएनए के ऊपर आपका जो है डीएनए के ऊपर आपका जो डीएनए होते हैं आरएनए के ऊपर आरएनए होते हैं वे आपके डीएनए आरएनए को डिग्रेड ना कर सके, इसलिए हमने टीएई लिया, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब इस सैंपल में ही हम क्या काम करते हैं, एक ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं। एक आपका ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं। ये ट्रैकिंग डाई आपकी कैसी होती है, ये ट्रैकिंग डाई आपकी हो सकती है ब्रोमोफिनोल ब्लू, ठीक है ना, ब्रोमोफिनोल ब्लू होती है। एक्चुअल में ये ट्रैकिंग डाई के इस काम में यूज होती है वो चीज देखने की कोशिश करो।
मान लो ये आपका जो है जेल प्लेट है। अब जेल प्लेट में ये आपके मैंने बोर बना दिए, ये आपके बोर बना दिए। यहाँ पर मैंने आपका सैंपल को अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका डीएनए है, डीएनए जैसे जैसे माइग्रेट करेगा तो हमें इस ट्रैकिंग डाइट से पता लग जाएगा कि भाई साहब हमारा डीएनए इस समय कहाँ पर है, यानी कि हमारा डीएनए ने मूवमेंट कहाँ तक की। और जब ये आपका जो डीएनए मूव करता हुआ लास्ट तक आ जाएगा, यानी कि मान लो लास्ट तक यहाँ तक आया, ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है माइग्रेशन का, ये आपका 1 to 2 आवर चलने देते हैं हम, ठीक है ना, 1 to 2 आवर चलने देते हैं। यानी कि इतने टाइम तक सारे के सारे जो डीएनए होते हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि भाई साहब अब जो है ट्रैकिंग डाई यानी कि माइग्रेशन आपका यहाँ तक हो चुका है। तो ये आपका ट्रैकिंग डाई से ही पता चलता है। ब्रोमोफिनोल ब्लू आपकी ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना, ब्लू कलर की होती है, जो कि आपको बता देती है। एक बात और, जो ये आपकी ट्रैकिंग डाई होती है ये आपकी निगेटिव चार्ज रखती है, ये आपकी निगेटिव चार्ज रखती है। और जो हम यहाँ पर डीएनए यूज कर रहे हैं वो भी हम आपका निगेटिव चार्ज का ही रखते हैं। तो दोनों के बीच में आपका जो है यहाँ पर कोई भी मिक्सअप नहीं होने वाला होता है। एक बात और, जो यहाँ पर ब्रोमोफिनोल ब्लू होता है इसका मोलिकुलर साइज डीएनए से बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए का मोलिकुलर साइज बड़ा होता है, जबकि ब्रोमोफिनोल ब्लू का जो आपका मोलिकुलर वेट होता है वो यहाँ पर कम होता है, ठीक ना। यानी कि हम आपका जो है एक इसको बोल रहे हैं हम आपके लोडिंग बफर, यानी कि जो सैंपल के साथ मिलकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने आपका जो है एक ट्रैकिंग डाई का यहाँ पर यूज कर लिया। इसके बाद हम डीनेचरिंग बफर भी देते हैं। डीनेचरिंग बफर में हम आपका यूज करते हैं यूरिया या फिर फॉर्मामाइड का यूज करते हैं, जैसे कि आपका जो डीएनए है या फिर आरएनए है वो आपस में ही कंबाइन ना हो जाए, आपस में ही आपका जो है गुच्छा ना बना ले, सुपर कोइल्ड ना हो जाए। तो उसके लिए हम आपका डीनेचरिंग बफर भी सैंपल के साथ डालते हैं। अब हम सैंपल में एक चीज और डालते हैं गाइस, सैंपल में या तो हम सुक्रोल डाल दें या फिर आपका ग्लिसरॉल डाल दें, ठीक ना, स्पेसिफिकली ग्लिसरॉल डाल दें। ये ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं, चूंकि इस ग्लिसरॉल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, जो आपकी डेंसिटी होती है वो आपकी हाई होती है। इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पर देखो, जो मान लो अगर मैंने यहाँ पर डीएनए को अप्लाई किया, अब ये डीएनए क्या है, ये डीएनए आपका ज्यादा नीचे ना चला जाए, यानी कि इस प्लेट में ज्यादा नीचे ना चला जाए, उसके लिए आपका ऊपर ऊपर रहे। तो ऊपर ऊपर रहेगा तो रन आपका फास्ट करेगा, लेकिन अगर नीचे चला गया तो यहाँ पर जो है आपका जो है सैंपल भी नीचे चला जाएगा, उसके साथ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्लिसरॉल क्या काम करता है, इसकी डेंसिटी आपकी हाई होती है, यानी कि नीचे आपका ग्लिसरॉल पहुंच जाएगा एंड ऊपर आपका सैंपल रहेगा, तो वो आपका जो है फास्ट आपका जो है रनिंग करेगा, आपका जो है क्या काम करने वाला है, आपका माइग्रेशन करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है कि भाई साहब यहाँ पर एक चीज और प्रोवाइड कराई जाती है जिसको बोलते हैं स्टेनिंग। अब देखो हम क्या काम करते हैं, जो आपकी स्टेनिंग डाई होती है, स्टेनिंग डाई में हम स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या यूज करते हैं, तो आपका इथीडियम ब्रोमाइड स्पेसिफिकली आपका यूज होती है। एक प्रकार की कार्सिनोजन होता है वो, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं कि या तो हम जो आपका इथीडियम ब्रोमाइड है, या तो हम सैंपल में पहले से ही मिक्स कर दें, या फिर हम जो है सैंपल, यानी कि जब हमारे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद हम अपना जो भी हमारा ये जेल आया है इस जेल को अलग करेंगे, इसके ऊपर से हम जो है अपनी स्टेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब फायदा किस चीज में है, तो फायदा है आपका जो आप बाद में स्टेनिंग का यूज करते हो उसमें फायदा है। पहले आप जो है स्टेनिंग करोगे तो आप नुकसान में रहोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपका इथीडियम ब्रोमाइड होता है इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका डीएनए के पास जो है निगेटिव चार्ज है, यानी कि डीएनए से जाकर के इंटर कलेक्टिंग रूप से आपका जुड़ जाएगा, यानी कि जो माइनर ग्रुप होती है ना डीएनए की, वहां पर जाकर के ये आपका लग जाएगा। लगने के बाद क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए का जो मोलिकुलर वेट है वो बढ़ा देगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो डीएनए जो माइग्रेट कर रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो स्टेनिंग करते हैं वो हम गाइज आपकी बाद में ही देंगे, यानी कि जो आपका इथीडियम ब्रोमाइड है यानी कि ईबीआर है, इसको हम आपका बाद में ही देंगे,
इतनी बात याद रखना। तो आई होप आपको बफर के बारे में पता चल गया होगा कि किस बफर को हम कब देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टेनिंग में मैंने आपको बता ही दिया है, या तो आप स्टेनिंग को पहले यूज कर लो या फिर बाद में यूज कर लो। जो आपकी स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग डाई होती है, उसको बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इथिडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी इथिडियम ब्रोमाइड को, अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी खुली आंखों से चमक जाएगी, आपको जरूरत होती है एक यूवी एब्जॉर्बेंस की, यानी कि एक यूवी रेडिएशन आपको चाहिए होता है, जहां पर आप अपना जो है देख सकते हो किसी भी आपके जो है सैंपल को, यानी कि डीएनए को। यहाँ पर देखो जो आपकी इथिडियम ब्रोमाइड है, एक्चुअल में ये आपकी कार्सिनोजेंस भी है, काफी कॉस्टली भी है, महंगी भी है, तो इसकी जगह हम दूसरी डाई का यूज कर लेते हैं, जैसे कि साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन एक आपकी सेफ डाई होती है। इसके बाद आपका मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट, याद रख लेना। जो आपके मिथाइलिन ब्लू है, इसको हम जो है इसको हम यूवी से नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपका यूवी के लिए सेंसिटिव होता है। इसके अलावा आपके क्रिस्टल वायलेट है, जाइलिन साइनोल्स है, तो आपका जो है इस प्रकार की हम डाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपको दिखा रखा है, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में आपकी इथिडियम ब्रोमाइड जो होती है वो आपके माइनर ग्रुप से जाकर के अटैच हो जाती है। चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट आपका कैसा होता है, बैकबोन बनाता है, ठीक है ना, आपको पता है। अब फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज एंड इस ब्रोमाइड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर ये आकर के ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। इसको हम इंटर कलेक्टिंग डाई भी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम इंटर कलेक्टिंग डाई भी बोल देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, पहले तो जब आपकी ईटीबीआर नहीं था, तब आपकी जो है नॉर्मल डेंसिटी थी डीएनए की, यानी कि नॉर्मल आपका जो है मोलिकुलर वेट था। लेकिन जैसे ही आपका ईटीबीआर आया है, यहाँ पर आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो जो माइग्रेशन है, यानी कि इसका साइज बढ़ गया, यानी कि जो माइग्रेट कर रहा है वो अब आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर माइग्रेट आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। इथिडियम ब्रोमाइड ये इसका फॉर्मूला है। किस प्रकार से आपको देखो, या तो इसको आपको नॉर्मल आती है, या फिर आप इसको लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हो, तो नॉर्मल मार्केट से इसको परचेस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक आपका डीएनए लीडर लेडर यहाँ पर लगाया जाता है। इस डीएनए लेडर का मोलिकुलर वेट हमको पता होया होता है। स्पेसिफिकली हम 1 kV 2 kV 3 kV ये मार्केट में आपके अवेलेबल होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कि हम यूज करते हैं, यानी कि ये आपके एज ए लैडर की तरह काम करता है। मान लो आपने जो है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाया है, ये आपकी प्लेट है, तो यहाँ पर जो आपने बोर किए हैं, यानी कि वेल बनाई है, मान लो अगर आपने 2 बोर किया है, तो एक में आपको जो है अपना डीएनए लैडर डालना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप समझ सकते हो। मान लो ये आपका 2 kV का है, ये आपका 1 kV का है, एंड ये आपका 0.5 kV का है। तो अगर आपके सैंपल ने, अगर आपके मान लो यहाँ पर डीएनए रखा हुआ है, एक यहाँ पर पहुंचा, दूसरा यहाँ पर पहुंचा, तो आप कह सकते हो कि जो आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, सैंपल ने आपको 2 फ्रेगमेंट दिए। एक फ्रेगमेंट आपका जो है नियरली 1 kV का था, दूसरा आपका जो फ्रेगमेंट था वो 2 kV का था। जो आपका आगे आया, ये जो साइज में आपका कैसा है, साइज में आपका कम है, जबकि जो आपका पीछे रह गया है वो साइज में आपका ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि डीएनए लीडर आपको क्या बता रहा है कि आपका जो है कितने साइज का फ्रेगमेंट आपका है, तो इसको बोला गया है डीएनए लैडर, ठीक है ना, इसको क्या बोला गया है, डीएनए लैडर। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल सा होता है। प्रोसीजर में क्या है कि मेथड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना होता है एग्रोस जेल, मैंने आपको बताया, मेल्ट करोगे, फिर उसको कूल करोगे, एंड उसमें आप गाइज इथिडियम ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोफिनॉल भी डाल सकते हो, ब्रोमोफिनॉल भी डाल सकते हो एज ए आप जो है ट्रैकिंग डाई के लिए, ठीक है ना। और ये जो आप इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड पहले डाला जाता था, अब जो है मैंने आपको बता दिया है कि इथिडियम ब्रोमाइड हम क्यों नहीं डालते हैं, इसकी जगह हम आपका ट्रैकिंग डाई का यूज करते हैं, जो कि आपकी ब्रोमोफिनॉल ब्लू हो जाती है, जो ब्लू कलर आपको प्रोवाइड कराती है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पोर इनटू द कास्टिक ट्रे, जो आपकी एक कास्टिक ट्रे होती है, इसमें आपके जो है एग्रोस जेल को पोर कर दिया जाता है, एंड उसमें आपका या तो कोम्ब पहले से लगा लो, या फिर आप जो है बाद में आप अपना कोम्ब से लगा सकते हो, एंड उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, यानी कि सोलिडिफाइड होने के लिए रख दिया जाता है। अब आप क्या काम करते हो, जो आपके कोम्ब के थ्रू वेल बने हैं, जो गड्ढे बने हैं, उसमें आप अपने सैंपल को आप जो है फिलिंग करते हो, ठीक है ना। उससे भी पहले आप क्या काम करते हो, जो आपने बफर बनाया है, यानी कि टी ए ई का बफर बनाया, टीवीए का बफर बनाया,
उसको सबसे पहले आप डिजोल्व कर दोगे। यानी कि याद रख लेना, जो आप बफर फिल करते हो ना, इस बफर में यानी कि जो बफर फिल कर रहे हो इस बफर में आपकी जो ये कास्टिक ट्रे है, ये जो कास्टिक ट्रे है ये पूरी तरीके से आपकी डिप हो जानी चाहिए। यानी कि जो जेल है, जेल पूरा का पूरा आपके बफर में डिप होना चाहिए, ठीक है ना। जेल आपका पूरे के पूरे बफर में डिप होना चाहिए। इसके बाद आप क्या काम करते हो, जो बैल है उनमें आप अपने सैंपल को लोड करते हो। मार्कर की जगह यहाँ पर आप डीएनए लैडर का यूज कर रहे हो, डीएनए लैडर का यूज कर रहे हो। फिर इसके बाद आप जो है उसको बंद कर देते हो। अब आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देते हो, यानी कि रन जेल एट ए कांस्टेंट वोल्टेज। यहाँ पर आप एक कांस्टेंट वोल्टेज देते हो अंटिल बैंड सेपरेशन अकर, जब तक आपका बैंड का सेपरेशन चलता रहता है। व्यू डीएनए ऑन यूवी लाइट बॉक्स एंड शो रिजल्ट, इसके थ्रू आप अपना जो है रिजल्ट देख सकते हो। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपका एक क्या है, एक पावर पैक है, यानी कि जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इसके बाद ये आपकी कास्टिक ट्रे है, यहाँ पर आपका जो है बफर भरा गया है एंड इस बफर में ये आपका डिप है पूरी तरीके से जो आपने जेल बनाया। जेल में अब आपने जो कॉम से निशान बनाए थे, यानी कॉम से बैल बनाए थे, बैल आपके ये वाले हैं। एक साइड में आप प्रॉपर वे में क्या फिल करोगे, आपने जो है डीएनए लैडर फिल करोगे। डीएनए लैडर का जो सैंपल है वो फिल करोगे एंड जो आपकी अदर वेल्स है इनमें आप अपने सैंपल को फिल करोगे, जहां पर गाइज आपको पता चल जाएगा कि आपका किस प्रकार का यानी कि कितने साइज का जो डीएनए है, डीएनए आपका है। फर्दर आप क्या काम करोगे, इस डीएनए यानी कि जो आपका जो ये जेल पे आपके फ्रेगमेंट आए हैं, फिर इसके आप ब्लोटिंग करोगे। अगर डीएनए या फिर आरएनए है, डीएनए है तो सदर्न, नदर्न आरएनए के लिए, वेस्टर्न है तो प्रोटीन के लिए आप जो कि है इस प्रकार से करोगे। करने के बाद फर्दर आप ऑटो रेडियोग्राफी करते हो, जिसके थ्रू आप चेक कर लेते हो। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फ्रेगमेंट मिल जाते हैं इस प्रकार से। ये आपकी साइवर ग्रीन का है एंड ये आपका जो है ये आपका ईटीबीआर का है, ठीक है ना। ये आपका साइवर ग्रीन है, ये आपका ईटीबीआर का है। एक्चुअल में जो ईटीबीआर होती है कार्सिनोजेंस होती है, जबकि जो आपका साइवर ग्रीन होते हैं इनमें यहाँ पर जो आपको ये फ्रेगमेंट दिख रहे होंगे ये आपको जो है आपके लिए सेफ होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने अपना बफर वगैरह तैयार किया, सैंपल को उसमें डिप करा, ठीक है ना। आपको ने जो है आपने वेल्स वगैरह बनाई कॉम से जेल पे अपने, फिर उसके बाद सैंपल अपलोड किया। सैंपल लोड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है उस जेल पर अपने फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ब्लोटिंग के थ्रू, जहां पर आपकी सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग, जो कि अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स के लिए यूज हो जाती है। इसके बाद आपका वही लेक्चर है, देखेंगे कि किस प्रकार से हम करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर वन मोर थिंग्स, आपसे जो है एग्जामिनर आप किस प्रकार से क्वेश्चन उठाता है वो चीज समझने की कोशिश करो। मान लो आपको एग्जामिनर ने आपने जो एग्जामिनर ने आपको जो है क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि भाई साहब आपको जो है हम अलग अलग डीएनए दे रहे हैं। जैसे कि आपको जो है लीनियर डीएनए दे दिया गया और सर्कुलर डीएनए दे दिया गया, ओपन सर्कुलर डीएनए दे दिया गया, और आपसे कहा कि भाई हमने इसको आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवा दिया, ठीक है ना। हमने आपको जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवा दिया, इस प्रकार से आपका जो है रन करवा दिया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। हमने जो है मान लो ये आपकी वैल है, इस वैल में हमने क्या काम किया, आपका जो है रन, एक में आपका लैडर लगा हुआ था, एक में हमने सैंपल दे दिया। तो अब आपको क्या क्या दिया है, एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, याद रख लेना ये कैसा है, लीनियर डीएनए है। एक आपको दिया गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक आपको दिया गया गाइस यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक आपको दिया गया सुपर कोयल डीएनए। ये मैं आपके लिए सिचुएशन बना रहा हूँ 1 2 आपका 3 एंड 4 यहाँ पर 4 में आपको दिया गया सुपर कोइल्ड डीएनए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये बताना है कि भाई साहब कौन आपका सबसे आगे, यानी कि या तो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा माइग्रेशन की, या फिर आपसे जो है आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, यानी कि सबसे पीछे कौन रहेगा, सबसे हैवी कौन है, सबसे लार्ज कौन है, आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप क्या काम करोगे, डीएनए है तो डीएनए पे चार्ज आपका निगेटिव रहेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
वो आपका मतलब वो किस प्रकार से आपका बना हुआ रहता है, देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है। यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि भाई साहब आपका डीएनए अगर सुपर कोइल्ड है, डीएनए अगर आपका सुपर कोइल्ड है, सुपर कोइल्ड का मतलब है कि मान लो जो आपका डीएनए है वो बहुत ज्यादा आपका डेंस स्टेट में है, यानी कि बहुत ज्यादा संघनन स्टेट में है। तो ये संघनन स्टेट में है, ये आपका जगह कम घेरेगा, इसका जो साइज होगा, साइज इसका कम होगा। साइज कम होने के कारण गाइज ये आपका सबसे आगे जाएगा, यानी कि सबसे आगे आपको कौन मिलेगा, सुपर कोइल्ड डीएनए मिलने वाला है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आपका जो है सबसे आगे कौन मिल रहा है यहाँ पर, जो सुपर कोइल्ड है, जो आपका सुपर कोइल्ड स्टेट में जो डीएनए है वो आपको सबसे आगे मिल रहा है। फिर गाइज इसके पीछे आपको मिल रहा है लीनियर डीएनए, मान लो यहाँ से आपका जो है स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पर सबसे आगे कौन मिला, सुपर कोइल्ड जो है। फिर इसके बाद आपको लीनियर डीएनए मिला, फिर इसके बाद आपको निक्ड सर्कुलर या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको बोल सकते हैं, ये आपको मिला। चूंकि यहाँ पर साइज देखा गया, जो साइज है लीनियर, सबसे ज्यादा कंडेंस अवस्था में कौन है यहाँ पर, यानी कि डेंस फेज में कौन है, सुपर कोइल्ड। फिर इसके बाद लीनियर, देन उसके बाद भी आपका सर्कुलर आ जाता है। चूंकि सर्कुलर आपका क्या काम करता है, अब लीनियर है, लीनियर ने ऐसे पंख फैला लिए भाई साहब, वो आपका आगे चलता हुआ जा रहा है, लेकिन सर्कुलर सर्कुलर होता हुआ जा रहा है, लुढ़कता हुआ जाएगा, तो इसलिए वो क्या काम करेगा भाई साहब, वहां पर आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रैक्शन होने वाला है। तो जिसके अंदर जितना इंट्रैक्शन यहाँ पर कम होगा, इंट्रैक्शन क्या, वैसे तो इंट्रैक्शन यहाँ पर है ही नहीं, साइज के बेस पर है, ठीक है ना। तो जिसका साइज जितना ज्यादा वो उतने आगे पहुंच जाएगा, जिसका साइज जितना कम वो उतने पीछे यहाँ पर रह जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अभी इसके रिजल्ट लिखे हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो, चाहो तो जो आपका डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, एंड और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि आप जो है पढ़ सकते हो। तो चलिए आइए इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज आपने पढ़ा कि जो आपका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके थ्रू आप अपने डीएनए मॉलिक्यूल को किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हो। सेम काम होता है आरएनए के लिए, तो आरएनए के लिए मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, आरएनए के लिए भी गाइस आपका एग्रोज का ही यूज किया जाता है। सेम उसी प्रकार से बफर प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे कि आपके डीएनए के लिए, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपकी समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो भी पता है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो भाई साहब आप मुझसे बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन के लिए, क्योंकि पीछे हमने देखा आपका न्यूक्लिक एसिड के लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे आपकी प्रोटीन के लिए। एंड प्रोटीन के लिए हम आपके नेटिव पेज, एसडीएस पेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, तो बात करेंगे हम। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।